सोचो, तुम्हारा आइडिया पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट बन जाए, हर रिकॉर्ड लेबल तुमसे नफरत करे, और फिर सोचो वही इंडस्ट्री तुम्हारी तरफ आ जाए, तुम्हें सपोर्ट करे और तुम्हारी कंपनी को $1 बिलियन एम्पायर बनने का रास्ता दे। स्पॉटिफाई के साथ यही हुआ। पर कैसे? एक सीक्रेट मूव जो डैनियल ने किया और पूरी गेम पलट गई। आइए वही मूव का सच रिवील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्केल अप। ये सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं। कोई दुकान खोलना या कोई सिंगल सेल्फ रन स्केलेबल बिजनेस करना चाहते हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है स्लीपिंग विद द फ्रेनेमी। स्लीपिंग विद द फ्रेनेमी। फ्रेनेमी मतलब फ्रेंड्स प्लस एनिमी। और ये किस टॉपिक के अंदर में है? डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। दुश्मन दोस्त करके कोई चीज़ है, उसके साथ आपको रहना होगा और ये चीज़ स्केलेबल नहीं है। ये चीज़ हम सीखेंगे आज। जब डैनियल एक ने पहली बार स्पॉटिफाई स्टार्ट करने का सोचा तो उनको पता भी नहीं था, ये चीज़ उन्होंने पहले से सोचा नहीं था कि उनको ऐसी रातें बितानी पड़ेंगी। कैसी? जो कॉन्फ्रेंस रूम्स होती थी उसके बाहर में सोया करता था। वो बोलते हैं मैं वेट करता था कि एग्जीक्यूटिव कब आएगा जिनसे उनको मीटिंग करनी है। और जब वो लोग नहीं आते थे तो बगल में कोई सस्ता फुस्ता होटल का रूम ले लेते थे, हम वहीं बैठ जाते थे, रुक जाते थे। और ये कोई अच्छा कमरा नहीं था, उसके पहले वो अच्छा खासा कमाते थे। बोलते हैं ऐसे ही कोई बेकार सा कमरा जिसका पेंट गिर रहा है, बदबू आ रही है, ऐसे कमरे में रुक जाते थे। बोलते वो अच्छा टाइम नहीं था, लोगों के लिए वेट करते रहना। बोलते हैं ये वो दिन है जब म्यूज़िक की कॉपी हुआ करती थी, पायरेटिंग होती थी। हमारे इंडिया में भी होती थी, अब बहुत कम हो गई है। आप कोई फिल्म रिलीज़ हुई तुरंत अगले दिन आप जाकर के उसकी डीवीडी खरीद के ला सकते थे। अब नहीं होता। अब मूवीज़ की पायरेसी बहुत कम हो गई है। मिलती है पायरेटेड वर्जन ऑन टेलीग्राम वगैरह में मिलती है, लेकिन वैसे बहुत कम हो गया है। तो उस समय स्वीडन में ये चीज़ बहुत चलता था, म्यूज़िक की पायरेसी। और इसकी वजह से जो लोकल म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उसमें लोग कुछ सामान खरीदते नहीं थे, कोई म्यूज़िक खरीदते नहीं थे। और इसकी वजह से जो बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू बेस था वो घटकर 80% खत्म हो गया था। बड़े बड़े प्लेयर्स खत्म हो गए थे। तो डैनियल के पास एक दिमाग में बहुत नया और बहुत ही बोल्ड आइडिया आया। वो दुनिया के जो स्वीडन के सबसे बड़े रिकॉर्ड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स थे, जिनकी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, उनके पास पहुंचे। उनको उसने एक ऐसा ऑफर दिया जो लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे। उसने कहा एक काम करो, तुम मेरा बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हें पूरे साल की रेवेन्यू मॉडल दे दूंगा, पूरे साल की कमाई दे दूंगा तुमको। कौन मना कर पाएगा? जहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री में सब खत्म हो रहा है वहां पर 1 साल की गारंटी दे रहा है रेवेन्यू, कौन मना कर पाएगा? ये वो टाइम है जहां पर म्यूजिक इंडस्ट्री को बगल बगल से एक तरफ से काजा या बिट टॉरेंट या पायरेट बे जैसी कंपनीज आकर के खत्म कर रही थी। और जब स्पॉटिफाई आया तो ये लो, ये भी भाई साहब आ गए, फ्री में सब्सक्रिप्शन देंगे तो और ख़त्म हो जाएंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो स्पॉटिफाई बना करके ये कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ पर खुद को मुझे शुरू में नुकसान होगा, लेकिन मैं डी रिस्क कर रहा हूँ इस पूरे डील में रिकॉर्ड इंडस्ट्री को। जो रिस्क है इस समय, जो पायरेसी चल रही है, चोरी चल रही है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मूव होता है जिसमें आप ट्रस्ट बनाते हो। ऐसा ही कुछ डील हमको बागड़ी जी ने दिया है। ये एक ऐसा मूव है जहाँ पर पोटेंशियल एडवर्सरी, जो उनके दुश्मन हैं, उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? स्लीपिंग विद द फ्रेनेमी, दोस्त दुश्मन। क्योंकि उसको मालूम था स्पॉटिफाई अगर सक्सेसफुल होना है तो जो लोग म्यूजिक बनाते हैं वो उसकी तरफ ही होना चाहिए। म्यूजिक बनाने वालों के ये स्पॉटिफाई कुछ है नहीं। और डू थिंग्स दैट डोंट स्केल का मतलब ये भी होता है बिल्डिंग क्रिटिकल अर्ली रिलेशनशिप्स। शुरुआत के क्रिटिकल रिलेशनशिप्स, जो लोग आपके साथ काम करेंगे उनके साथ दोस्ती बनानी होगी और साथ में उनके साथ पार्टनरशिप करनी होगी। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उस स्पॉटिफाई का ऐप बनाना, उस प्रोडक्ट को बनाना। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन जैसे आपने कहा ना, लोग यूज नहीं करेंगे। डैनियल का जो स्वीडिश एक्सपेरिमेंट था, धीमे धीमे ये प्रूव कर दिया कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री और स्पॉटिफाई दोनों को एग्जिस्ट कर सकते थे, मतलब साथ ही साथ रह सकते थे, दोनों का फायदा हो सकता था। इसके पहले बिट टॉरेंट, काजा और पायरेट बे क्या बता रहे थे कि हम सक्सेसफुल होंगे लेकिन हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाए हमको, ऐसा चल रहा था। लेकिन ये एक सिम्बायोसिस था जहां दोनों का फायदा हो सकता था। और इससे खाली ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ दूसरे मार्केट में कि लोग आ जाएं और स्पॉटिफाई को यूज करें अपने रिकॉर्ड देने के लिए। धीमे धीमे इन्वेस्टर्स का भी इसके ऊपर नजर गया, जिनको लगा था अच्छा यार ऑनलाइन म्यूजिक बिजनेस में पैसा है, चलो लगाया जाए। उनको ये समझ में आ गया कि ये खाली बेवकूफ लोग नहीं है कि आए हैं और कुछ कुछ करके चले जाएंगे। उनको लगा सचमुच में वायबल बिजनेस है, इसमें पैसा लगाएंगे तो हमारा बहुत पैसा बनेगा। लेकिन डैनियल छोटा मोटा प्लेयर नहीं था, उसको जो स्केल चाहिए था, बहुत बड़ा स्केल
स्केल चाहिए था, उसको $multi-billion कंपनी बनानी थी। उसको पता था स्वीडन में तो ठीक है तुम्हारा काम हो गया, स्वीडन के बाहर भी बड़े बड़े गेट कीपर्स हैं जो मुझे घुसने नहीं देंगे। और फिर से उसने वही किया, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, पर्सनल टच वाला काम किया। उसने डिसाइड किया कि सब बड़ी बड़ी कंपनीज में, सब बड़े बड़े देशों में जाऊंगा और वहाँ पर जो की डिसीजन मेकर्स हैं रिकॉर्ड कंपनीज से, उनसे मिलूंगा। जहाँ जहाँ भी उसको पॉसिबिलिटी मिलती थी फ्लाइट पकड़ के जाके मिलता था। यहाँ से जापान जाना है, अमेरिका जाना है, अफ्रीका जाना है, इंडिया जाना है, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाता था। उसको उस रूम में होना था जहाँ पर वो डील हो रही है, जहाँ पर लोग म्यूज़िक बना रहे हैं। ये जो उसने किया था ना, उन सबके साथ कोजी हो रहा था, फ्रेंडशिप डेवलप कर रहा था, तो उसने पेड ऑफ किया। अभी हम लोग गए थे वहाँ वेदांता एकेडमी, एकदम नई चीज़ पता चली। जो स्वामी जी है उनका नाम क्या है, ए पार्थसारथी, कई सालों से ये पढ़ा रहे हैं। 1988-89 में इन लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत कम लोग जानते हैं इनको, तो जानबूझ के एक ऐसा मुहैया स्टार्ट किया कि अमीर लोग जान सकें। इनका नाम रिच लोगों के सर्कल में जबरदस्ती डाला गया, उनके साथ कोजी किया गया, तब जाकर के वो अमीर लोगों के गुरु बने। ये कॉन्शियस एफर्ट होता है, लोग, वो सर्कल अलग होता है, ये सर्कल अलग है। ऐसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री के जो लोग थे वो अलग ही लोग थे, ये जाकर के उनके साथ कोजी हुआ 1-to-1। ये वो कम्युनिटी है जहां पर लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, 20 सालों से। धीरे धीरे लोगों ने मुझे भी बोला, अरे उसको बुलाओ यार, डैनियल को भी। मैं भी उनके कन्वर्सेशन का पार्ट होने लगा, और ये वो टाइम था जब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया। डैनियल ने बहुत सी चीज़ें हाइंडसाइट में की पीछे जाकर के, जो स्केलेबल नहीं थी, जैसे अपना टाइम खर्च करके लोगों से मिलना दूसरी कंट्रीज़ में जाकर, या अपने खुद के एडिटर से उस प्लेलिस्ट को क्यूरेट कराना। आज प्लेलिस्ट को क्यूरेट करना, मैं देखता हूँ हमारे पास जो मुश्किल से 3-4 हज़ार वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत मुश्किल होती है, घंटों घंटों लग जाते हैं प्लेलिस्ट को क्यूरेट करने में। वो काम इसके लोगों ने किया लाखों म्यूज़िक के साथ। ये सब चीज़ें स्केलेबल नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से जो शुरुआत की बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे वो बने। उसकी वजह से लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप हुआ, और इसकी वजह से एक कंपिटिटिव एडवांटेज बना, मतलब जो इन्हीं के पास था और किसी के पास नहीं था, जो कि बाद में स्केल किया। कुछ ऐसा किया, इतना बड़ा हो गया कि स्पॉटिफाई के पास 345 मिलियन यूज़र्स उनके यूज़ कर पाए, और इसकी वजह से उनको वेंचर फंडिंग कितनी मिली, $2.5 बिलियन की। तो ये कहानी थी डैनियल एक की। उन्होंने क्या किया, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल में शुरुआत में अपना पैसा लगाया, शुरुआत में अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स लगाए, और उनको ये भी समझ में आ गया, बॉस नेटवर्क इफेक्ट वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एक तरफ म्यूज़िक सुनने वाले होंगे, लेकिन म्यूज़िक सुनाने वाले लोग भी होने चाहिए। तो हार्ड साइड कौन थे, म्यूज़िक सुनाने वाले, कंटेंट प्रोड्यूसर। उनको कैसे लेकर आया, उनके पास गया, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितने रुपये की फ़्लाइट की टिकट होती थी वहाँ जाता था और इंतज़ार करता था। कहाँ पर इंतज़ार करता था, उनके कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर वेट करता था। वो लोग नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर होटल लेकर के फिर इंतज़ार किया, फिर कल, फिर परसों। ऐसे एक आदमी आया था रतन टाटा से मिलने के लिए, उसने कोई कंपनी बनाई थी, और रतन टाटा से मिलने के लिए 4 दिन वेट किया उसने। एक दिन आया, पूरे दिन वेट किया, नहीं मिले, दूसरे दिन, तीसरे दिन। जब ये चीज़ सुन करके रतन टाटा बड़े खुश हो गए कि एक आदमी जैसे 4 दिन के लिए वेट कर रहा है, उसको फिर फंडिंग दी। अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई है, दिस इज़ नॉट स्केलेबल, बट दिस इज़ डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, यू हैव टू डू इट इन द अर्ली डेज। एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। एग्जैक्टली। ठीक ऐसी ही कहानी है एनी वसस की। इनकी कंपनी क्या करती है, डीएनए टेस्टिंग करती है, और कंपनी का नाम है 23andMe, 23 और मैं। इन्होंने भी ऐसे कुछ डू थिंग्स दैट डोंट स्केल किया। इनको किससे चाहिए था हेल्प, 2 तरफ से। एक तरफ में एंट्रेंच्ड हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट। एंट्रेंच्ड क्या है, जो पहले से हैं, गड्ढे में फंसे हुए, वो इतने अंदर घुसे हुए कि उनको कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते किसी से। आप जाके मिलना चाहोगे, नहीं मिलेंगे वो लोग। कौन होते हो तुम, हमारा अपना काम चल रहा है, हम तुमसे क्यों मिले। तो वो थे एंट्रेंच, गड्ढे में फंसे हुए हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट। और दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। आप जाइए बाहर में, आपके बगल में इंडिया की गवर्नमेंट की ऑफिस है, वहाँ के जो सबसे बड़े टॉप ऑफिसर हैं उनसे मिल के दिखा लीजिए आप, और उनसे बात करके देख लीजिए, उनको मना के देख लीजिए अपने काम के लिए। एनी का बिग आइडिया क्या था, उनका ये बिग आइडिया था, उनके पैशनेट बिलीफ से आया था। उनको लगता था कि मेरी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, ये तो हर किसी का राइट, बेसिक राइट है। तो जब उनको पता चल जाएगा अपनी जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में, तो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड डिसीजंस ले सकेंगे अपनी सेहत के बारे में। ये चीज़ आज भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपकी डीएनए का हिस्ट्री या आपकी डीएनए की नॉलेज इतनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से होती है कि आप नहीं जान सकते, बहुत महंगा है आपके लिए। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा बात लगता है,
लेकिन इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट कोई आसानी नहीं हो गई उनको बेचने में, मुश्किल तब भी हुई। वो क्या बनाना चाहती थी? अपने घर में करने वाला डीएनए टेस्टिंग किट। जैसे आज यूरिन प्रेगनेंसी किट है, बहुत ही आसान है। आप एक टेस्ट वो ले लो, कार्ड, बाथरूम में चले जाओ और उसके ऊपर यूरिन टच करा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की और शुरू में 1000 के करीब वो किट बेच दिया पहले कुछ दिनों में, फिर धीरे धीरे कम होते गया, फिर उनके 10 या 20 किट्स पे बिकते थे बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही बेकार था, बहुत दुखी वाली चीज़ थी। लोग कहते थे ये मैं क्यों पे करूं, डीएनए के बारे में मुझे क्या जानना है, डॉक्टर्स को बोलो वो पे करेंगे, उनको जानना है मेरी बीमारी के बारे में। अगर मुझे पता भी चल गया मेरी जेनेटिक हिस्ट्री तो उसका मैं करूंगा क्या, ये कस्टमर ये कस्टमर कहते थे। 23andMe नाम था इनकी कंपनी का, और वो कौन सी प्रॉब्लम से परेशान थे? रीचिंग द कंज्यूमर्स, कि मैं कस्टमर तक कैसे पहुंचूं। यानी कि मार्केटिंग टीम ने कहा कि जैसे हम मैसेज दे रहे हैं ना वैसे मत दो, कुछ चेंज करो, पिवोट करो। उन्होंने कहा अपनी हेल्थ के बारे में मत बताओ उनको बोलो आपको पता चलेगा कि आपकी एंसेस्ट्री क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, आप आर्यंस थे कि किसी और रेस से आए थे, जानना है तो जानो, मजा आएगा तुम्हें जान करके। कस्टमर्स को लगा यार हाँ मुझे जानना है मैं पास्ट में कौन था, और इसके साथ से अगर उनको हेल्थ के बारे में कुछ पता चलता है तो ठीक है, बोनस है वो तो, लेकिन वो जानना था उनको वो चीज़। लेकिन अब दूसरी मुश्किल क्या थी? डॉक्टर्स बोलते अरे ज़बरदस्ती ये किसको जानना है, अब बीमारी है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, इतने टेस्ट पहले से हो रहे हैं, तुम एक और नया टेस्ट लेकर आ गए, हमको क्यों बता रहे जब पढ़ाई करना पड़ेगा अलग से। अब पेशेंट आते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब वो मेरी डीएनए टेस्टिंग की वजह से ना उसमें बताया गया है कि मुझे अल्फा 2 ज़ीटा 2 वाला 2 डीएनए गड़बड़ है और उसकी वजह से मुझे फला बीमारियाँ हो सकती हैं, तो आप बताइए मैं करूँ क्या। अब डॉक्टर जानता ही नहीं अल्फा 2 डीएनए टेस्टिंग क्या होती है। डॉक्टर्स अब तक खुद बताते हैं कि तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए क्या नहीं जाननी चाहिए। इस कंपनी ने क्या किया, जाकर डॉक्टर से मिलना शुरू किया कि ये क्या है, जेनेटिक की इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे पुलिस वालों क्या नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, एक आदमी जाता है एफआईआर करने के लिए कि भैया ये लखीमपुर का है। जैसे हर गांव चले जाइए, हर गांव में कुछ प्रॉब्लम होती है और आप जाएं पुलिस स्टेशन लखीमपुर में, तो हर गांव वाले बोले यहाँ कहाँ है, हर गांव लखीमपुर में नहीं है भैया, ये सीतापुर में है, सीतापुर जाओ। हर गांव है लखीमपुर के पास, लेकिन उसका जो थाना है एक्चुअली हर गांव सीतापुर में पड़ता है, मालूम है ना आपको। ऐसे कुछ यहाँ पर कि ये पहले बोला गया मेडिकल डिवाइस, बाद में बोलते नहीं ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। यानी बेचारी परेशान, बोलती पहली बार मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, बोलती मुझे अपना मेंटालिटी शिफ्ट करना पड़ा उसके लिए। वो बेचारी, उसको लगता था किसी ने धक्का मार के मुझे दीवार के पास चिपका दिया है, उसको लगा अब मुझे फाइट करना पड़ेगा। यानी के हिसाब से कि मैं जो बना रही हूँ ना वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये कंज्यूमर का राइट है उनको अपने बारे में जानने का। लेकिन उसके बाद एनी को एक इंसाइट आया, एक रेवल्यूशन आया, एक खट करके दिमाग खुला, चमका। इसको शायद पुराने ज़माने में आकाशवाणी कहा करते रहा होंगे। आकाशवाणी मतलब कोई इंसाइट आना। एक के साथ बहस कर रही थी, ये बहस करना चाहती थी, उसको समझाना चाहती थी, तो उस रेगुलेटर ने पूछा उनसे आखिर तुम करना क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। वो बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच में दुनिया को चेंज करना चाहती हो अपने इस प्रोडक्ट से, तो एफडीए के साथ बैठो और जो मुश्किल वाला काम है करो, हार्ड वर्क करो, जो उनका काम है तुम्हें करना पड़ेगा उनके साथ बैठ करके। बोलते हैं कि ये काम एक दिन का नहीं है, महीने का नहीं है, साल लग सकते हैं, और तुम जान के रहो कि साल लग जाएंगे, इसमें साल 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब वो कुछ सालों तक तुम काम कर लोगी एफडीए के साथ, तुम सोसाइटी बदल लोगी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कई सालों तक काम करने को रेडी हूँ। जैसे बागड़ी जी मुझसे ये कह रहे हैं कि सर आप चलाओगे वो जगह, वो ये नहीं पूछ रहे कि चलाओगे, वो ये पूछ रहे कितने साल तक मेरे साथ रहोगे आप। तो एनी ने कहा मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, मैं तो यही रहूँगी, बताओ मुझे करना क्या है। ये इसका एफडीए कह रहा है। एनी कह रही है, एक बंदा रेगुलेटर गवर्नमेंट का ही था, उसने कहा देखो ये काम जल्दी का नहीं है, तुम जल्दबाजी में इस पूरे काम को चाहती हो कि अप्रूवल मिल जाए, वो बता दें कि कौन से डिपार्टमेंट का है, तुम्हारा लाइसेंस मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है, जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, बी कमिटेड। तो उनकी पूरी टीम ने एक तरह से स्लो डाउन किया। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले कुछ टाइम लिया। आमतौर पे लोग स्लो डाउन होते नहीं हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं कोई कंपटीशन आकर के उनका मार्केट शेयर ले जाए। लेकिन यहाँ पर कोई कंपटीशन आ नहीं रहा था उनके यहाँ, एफडीए इन्हीं को नहीं जाने दे रहा है, तो कोई और नया बंदा आएगा तो उसको भी एफडीए को तो फेस करना ही पड़ेगा। बोलती है मुझे ही एफडीए से जो भी डील करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे उधर में डैनियल एक्ट ने धीरे धीरे क्या किया, रिलेशनशिप बनाया था, ऐसे ही धीरे धीरे एफडीए के लोगों के साथ मिलना शुरू किया, रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। और जब हमने एफडीए के साथ काम किया, बोलती है उससे हमारी कंपनी को बहुत चेंज हुआ, हम भी बहुत कुछ सीखे उनसे। हमारे इंजीनियर्स जिस तरह से हम डेवलप करते हैं, जिस तरह से हम अपने यहाँ क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ काफ़ी अलग है पहले से। हमको एफडीए को सही में प्रूव करना था कि हमारा प्रोडक्ट बहुत एक्यूरेट है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमको लगता था हम कॉन्फिडेंट थे हाँ, लेकिन जब प्रूव करना पड़ता है तो अलग है। लेट्स से मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ, लेकिन मुझे जब आपको प्रूव करना पड़ेगा ऑनेस्टी, तो वो अलग काम हो जाता है। एफडीए को एक चीज़ और जाननी थी, वो ये कि इनकी किट
जो कंज्यूमर्स को बोल रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सचमुच में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक डेडिकेटेड रेगुलेशन कंसल्टेंट बना के दे दिया एफडीए को। एनी कहती है एफडीए के साथ जो काम किया हमने, सचमुच में कई साल लग गए इसमें, और अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग है। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास ढेर सारे लोग आ गए। जो हमारा कंज्यूमर बेस है, जिसको आप बोलते हैं यूज़र्स, वो बहुत ढेर सारे हो गए हैं। बोलती इस चीज़ के लिए मैंने अपनी जनता को बोलना पड़ता था, अभी नहीं, दूर देखो वो मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया बदलने वाली है, ऐसे बोलना पड़ता था मुझे। तुरंत लोग चाहते हैं ना तुरंत मिल जाए कुछ, सक्सेस अभी दिखाई दे, हमने दूर का विजन दिखाना पड़ता था। यानी बोलती है मेरा एंड गोल क्या था कि मैं दुनिया को आंखों में आंखें डालकर देख सकूं और बोल सकूं कि मैंने तुमको हेल्दी बनाया, दुनिया को हेल्दियर बनाया। और बोलती है मुझे लगता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, दुनिया बहुत बदल जाएगी डीएनए टेस्टिंग की वजह से। इनका मार्केट कैप है 1.09 बिलियन यूएस डॉलर्स। एनी वॉसिस्की, द फाउंडर ऑफ 23andMe। तो हमने अभी तक डू थिंग्स दैट डोंट स्केल, उसमें क्या क्या पढ़ा? फोकस ऑन द फ्यू, ये आपका होमवर्क है सबका। शूट फॉर द मून वाइल यू स्टिल कैन, गेट इन द ट्रेंचेस, हैंडक्राफ्ट योर वे इन टू द हार्ट्स, स्लीप विद द फ्रेनेमी, जो आज पढ़ा, सेट द स्टैंडर्ड्स। अब कल से हम शुरू करेंगे व्हाट इज द बिग आइडिया। आपका बिजनेस का वो बिग आइडिया क्या है? क्योंकि जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे आपसे ना, कि जो भी आपके मन में आइडिया आ गया, ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा आइडिया ही है। आप जंगल में गए, कोई फल दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ के ले आए, चलो मम्मी सब्जी बनाएंगे इसका। कोई पॉइजनस फल हुआ, कड़वा फल हुआ, तो सब्जी नहीं बनेगी। सारे फल या सारी सब्जियां खाने लायक नहीं होती, इसमें कुछ ही होती हैं जो पकाऊ होती है। कल शुरू करेंगे व्हाट इज़ द बिग आइडिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।